एपिसोड 8। कहानी अब आगे। अगली सुबह पूजा पूरे रसोई को अपने हिसाब से सजा ली और फिर सबके लिए नाश्ता बना, रूही के लिए पिज्जा भी बना ली। फिर एक लंबी सांस लेते हुए खुद में बोली, पूजा चलो भाई, अब सबके लिए नशा तो बन गई, अब बचा चाय बनाना। जल्दी से चाय बना लेती हूँ, फिर सबके कमरे में ही दे आऊंगी और उन्हें उठा भी दूंगी। ये सोच वो सबके लिए चाय बना ली। फिर वो चाय को ट्रे में लेकर यमुना के कमरे में जाते हुए मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग माँ जी, अब सुबह हो गई है और आपके लिए तैयार है गर्मा गर्म चाय, तो जल्दी से उठिए और ये चाय को पी लीजिए। पूजा ये बोल चाय को टेबल पर रख उनके कमरे की खिड़की को खोलने लगी। यमुना पूजा को इतनी सुबह उठे देख उठकर बैठते हुए बोली, पूजा बेटा तुम इतनी जल्दी क्यों जग गई? अभी तो यहाँ पर कोई नहीं जगता है, क्या तुम्हें सुबह जागने की आदत है क्या? जी माँ, हमारे गांव में सभी इतने सवेरे ही जग जाया करते थे, तो मुझे बचपन से ही इतनी सुबह ही उठने की आदत है। ऊपर से माँ की चाय वो भी बनानी होती थी, तो तब से ही आदत सी पड़ गई इतनी सुबह उठने की। अगर बेटा तुम जग गई थी तो मुझे भी जगा देती, अकेली बोर होती होगी ना इतने टाइम से। नहीं माँ, हम बोर क्यों होंगे? जब तक आप लोग सोए थे तब तक हमने सभी के लिए नाश्ता बना लिया और रूही के लिए उनकी फेवरेट पिज्जा। पूजा की बात सुन यमुना जी हैरान हो बोली, क्या तुमने ये सब भी खुद ही कर लिया? क्या जरूरत थी बेटा तुम्हें ये सब करने की? अकेली परेशान हो गई होगी ना तुम। माँ वो सब आप छोड़िए और ये लीजिए गर्मा गर्म चाय पी लीजिए, वरना फिर से गर्म करना पड़ेगा। ये बोल पूजा उन्हें हाथ में चाय का कप देते हुए वहां से जाने लगी। तभी पीछे से यमुना बोली, पूजा क्या तुमने रजत के लिए चाय नहीं बनाए है? ट्रे तो खाली देख रही है। पूजा यमुना की बात सुन थोड़ी देर वहीं चुप खड़ी रही, लेकिन फिर बोली, वो माँ मैं। पूजा को ऐसे सोच सोच कर बोलते देख यमुना समझ गई और बोली, क्या हुआ बेटा, तुम्हें उसके पास चाय लेकर जाने में डर लग रहा है कि कहीं वो कल रात जैसे फिर न डांट दे? पूजा यमुना की बात सुनते ही एकदम से हैरान रह गई और हैरानी से पूछते हुए बोली, कल रात वाली बात आपको कैसे पता माँ? आप तो तब तक सो गई थी ना, तो फिर? बेटा मैं रजत की माँ हूँ और मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। मैं जानती थी कि वो तुम्हारे हाथों से खाना नहीं खाएगा, लेकिन फिर मैंने सोचा हो सकता है तुम उसे खिला दो। लेकिन जब वो आया तो मैं अपने कमरे से निकल कर बाहर आई थी, तभी मैंने सुना जो उसने तुम्हें बोला। उसे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी पूजा बेटा, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। वो दिल का बुरा नहीं है, बस जब से पिया उसे छोड़ कर गई है तब से वो खुद को उसकी यादों में कैद कर रखा है और उसके यादों से निकलना ही नहीं चाहता है। इसी चक्कर में वो सबसे ऐसे बात करने लगा है। वैसे माँ ये पिया कौन है? पूजा जब पिया के बारे में पूछती है तो यमुना जी उसे बताती है, बेटा पिया रजत की पहली पत्नी का नाम था। वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही सभी का बहुत ख्याल रखा करती थी। समय पर रजत की हर जरूरत का चीज उसे वही दिया करती थी। इसीलिए वो जब तुम्हें ये सब करते देखता है तो उसे पिया की याद आ जाती है और इस वजह से वो तुम्हें बिना कोई गलती के भी डांट देता है। माँ रजत जी पिया जी से बहुत प्यार करते थे ना। भगवान जी भी क्या गजब खेल खेलते हैं हम इंसानों के साथ ना। पर पूजा बेटा अब जो हो गया उसे तो हम बदल नहीं ना सकते हैं। पर मुझे इस बात की खुशी है कि भगवान ने फिर से मेरे रजत की जिंदगी में एक ऐसी ही लड़की को भेज दिया है जो उसका पिया से भी ज्यादा ख्याल रखेगी, और इस बात का मुझे पूरा यकीन है। यमुना की बात सुनते ही पूजा उनके तरफ देखने लगी, लेकिन कुछ बोली नहीं। फिर जल्दी से उनके पास से उठकर खड़े होते हुए किसी काम का बहाना बनाते हुए कमरे से निकल गई। बाहर निकल वो खुद में ही बोली, ये माँ जी पता नहीं क्यों ये सपना संजोए बैठी है कि मैं और रजत जी एक पति पत्नी वाली रिश्ता निभाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तो इस घर में सिर्फ रूही की माँ बनकर आई हूँ और मुझे किसी रिश्ते की चाह भी नहीं है। माँ जी का ये सपना कभी सच नहीं हो सकता है, न ही ये कभी हकीकत बन पाएगा। लेकिन माँ जी भी सही ही बोल रही थी, उन्हें मुझे काम करते देख उनकी पहली पत्नी की याद आ जाती होंगी, इसीलिए डांट देते हैं मुझे। उनके बातों को दिल से नहीं लगना चाहिए मुझे। मैं उनके लिए चाय लेकर कमरे में जाती हूँ, अगर डांट भी दिए तो क्या मैं उतना सोचूंगी ही नहीं। वैसे भी अब तो मुझे यही रहना है, तो उनसे कब तक बिना बात किए रह पाऊंगी? कम से कम हम अच्छे से एक दूसरे से बात तो कर ही सकते हैं ना, इतना तो इंसानियत के नाते हो ही सकता है। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगी उनसे अच्छे से पेश आने की। ये सोचकर पूजा रजत के कमरे में चली गई। जैसे ही वो उसके कमरे के बाहर पहुंची तो पहले हल्के से दरवाजा खटखटाकर बोली, रजत जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। पूजा एक बार फिर से अपनी बात दोहराते हुए बोली, मैं अंदर आ सकती हूँ। जब फिर से अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता है तो पूजा दरवाजे को धीरे से अंदर की ओर ठेलते हुए खुद में बोली, अरे ये क्या, यहाँ तो दरवाजा खुला हुआ ही है लगता है। रजत जी अपने कमरे में नहीं है, वरना मेरे दो दो बार आवाज देने पर कुछ तो रिप्लाई देते। ये सोच वो दरवाजा को खोल कमरे में अपनी नजरें को चारों ओर दौड़ा ली, फिर अपने हाथ में चाय की ट्रे लिए ही वापस जाने के लिए मुड़ ही रही थी कि
तभी उसकी नजर बाथरूम से सिर्फ टॉवल पहने अपने बालों को हाथ से झाड़ते हुए निकल रहे रजत पर पड़ गई। ये देखते ही वो एकदम से हड़बड़ा गई और झट से अपनी आंखें बंद कर वहां से भागने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी रजत की नजर उस पर पड़ गई। उसे देखते ही वो एकदम से गुस्सा होते हुए जल्दी से अपने शर्ट को बेड पर से उठाते हुए उसे अपने शरीर पर लटकाते हुए बोला, तुम्हें कोई तमीज वमीज नहीं है क्या? बिना किसी के परमिशन के उसके कमरे में ऐसे ही घुस जाती हो, अक्ल नहीं है क्या? पूजा दरवाजे की तरफ मुड़े हुए ही मन खुद को डांटते हुए बोल रही थी, तू भी ना पूजा बिल्कुल पागल ही है। अब क्या बोलेगी तू? गलती तो तेरी ही है ना। बिना पूछे कमरे में नहीं ना आती। जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो तुझे आने की क्या जरूरत थी? पूजा को ऐसे चुप देख रजत बोला, अब ऐसे क्यों चुप होकर खड़ी हो? अपना मुंह इधर करो और मुझे जवाब दो कि तुम यहाँ क्यों आए हो। धीरे धीरे पूजा रजत की तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए धीरे से बोली, सॉरी, वो मैंने आपको 2 बार आवाज दी थी पर आपने अंदर से कोई जवाब नहीं दिया। ऊपर से आपके कमरे के दरवाजे भी खुले हुए थे तो मुझे लगा कि आप शायद अपने कमरे में नहीं हैं और मैं आपके लिए चाय लाई थी, माँ के लिए बनाई थी तो सोची आपको भी दे दूं। मैंने तुमसे चाय बनाने को कहा था, नहीं ना? तो फिर क्यों लाए बिना मेरे कहने पर? मेरे लिए चाय माँ बनाती है तो फिर तुम क्यों लाए? दरअसल वो कल रात से ही माँ के घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए मैंने रात में भी आपके लिए खाना के लिए बोला था। मैं जानती हूँ कि मेरे ये सब करने से आपको पियाजी की याद आती है और उससे आपको मुझ पर गुस्सा आता है, पर क्या हम इंसानियत के नाते एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं कर सकते हैं? मुझे पता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ रूही की माँ बनकर आई हूँ और मुझे उससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, लेकिन जब हम एक ही घर में रहते हैं तो क्या अच्छे से एक दूसरे के साथ पेश नहीं आ सकते? अगर आपको मेरी बातों का बुरा लगा हो तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, पर मेरे दिल में जो बात थी मैंने वो आपसे कह दी। और ये चाय मैं यहाँ पर रख देती हूँ, अगर आपका मन करे तो पी लीजिएगा। और हाँ, आपके कमरे में यूं बिना पूछे चले आने के लिए फिर से सॉरी। ये बोल पूजा वहां से हाथ में ट्रे लिए निकल गई। उसको जाते हुए रजत बस देखता ही रह गया और उसके जाने के बाद वो उसके द्वारा रखे गए टेबल पर चाय को देखा। इधर पूजा रूही को जगाने उसके कमरे में चली गई, जहां पर रूही बेड पर एकदम से सिकुड़ कर सोए हुई थी। उसे उस तरह से सोते हुए देख पूजा मुस्कुराते हुए खुद में बोली, अपने ऊपर ओढ़ाए चादर को हटा, एसी की ठंडी हवा में ऐसे सिकुड़ गई है, जल्दी से इसे बंद कर देती हूँ। ये बोल पूजा एसी का रिमोट उठा जल्दी से उसे ऑफ कर देती है और फिर उसके पास जाकर प्यार से बोलती है, रूही बेटा, अब सुबह हो गई है, प्लीज उठ जाओ, आज आपके लिए आपकी मम्मा एक खास चीज बनाई है। पूजा की बात सुनते ही रूही झट से अपने बेड पर उठकर खुशी से बोल पड़ी, क्या सच में मम्मी? आपने मेरे लिए सरप्राइज रखा है? जल्दी से बताओ ना प्लीज मम्मी। अरे रूही बेटा, अगर हमने आपको बता दिया तो फिर वो सरप्राइज क्या रह जाएगा? पहले आप जल्दी से रेडी हो जाइए, फिर हम आपको आपका सरप्राइज देंगे। ठीक है मम्मा, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। पूजा रूही को उसके कमरे से हाथ पकड़ कर लाते हुई कहते जाती है, आज मेरी प्रिंसेस के लिए मैंने कुछ खास बनाया है, आप देखकर बहुत खुश हो जाओगे। जब पूजा किचन में पहुंच गई तब वो रूही को डाइनिंग टेबल पर बिठाते हुए बोली, रूही बेटा, आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। पूजा के कहने पर रूही कुर्सी पर जाकर बैठ गई और अपने नाश्ते का बेसब्री से इंतजार करने लगी। तभी वहां पर यमुना भी आकर बैठते हुए बोलती है, अरे भाई, क्या मुझे नाश्ता नहीं मिलेगा? मेरे पेट में भी चूहे हुड़दंग मचा कर रखे हुए हैं। अपनी दादी की बात सुनते ही रूही झट बोल पड़ती है, नहीं दादी, आज मम्मी मेरे लिए स्पेशल नाश्ता बनाई है, वो आपके लिए नहीं है। तभी पूजा अपने दोनों हाथों में नाश्ता का प्लेट लाते हुए बोलती है, ये रही मेरी प्रिंसेस रूही के लिए उसका फेवरेट पिज्जा जो कि आज मैंने खुद से बनाया है। और ये रही माँ की आलू पराठा, वो भी आम के अचार के साथ। पिज्जा को देखते ही रूही एकदम से खुश हो गई और बोली, वाह मम्मी, आपने पिज्जा बनाया है। ये बोल वो झट से पूजा से लिपट गई और बोली, थैंक यू मम्मी मेरे लिए पिज्जा बनाने के लिए। अरे प्रिंसेस, इसमें थैंक्स की क्या बात है? अब चलिए जल्दी से इसे खा लीजिए वरना ये ठंडी हो जाएगी, फिर हमें मत कहिएगा कि पिज्जा ठंडी हो गई। रूही खुशी खुशी पिज्जा को खाने लगी। तभी वहां से रजत अपने ऑफिस जाने के लिए निकल ही रहा था कि तभी पूजा की नजर उस पर पड़ी। लेकिन इस बार पूजा रजत को नाश्ते करने के लिए नहीं रोकी, ये सोचकर कि कहीं फिर से वो उसे 4 बातें नहीं सुना दे। लेकिन रूही ने जब अपने पापा को जाते देखा तो वो दौड़कर कुर्सी पर से उतर उसके पास जाते हुए बोली, पापा, पापा देखिए ना, मम्मी मेरे लिए आज पिज्जा बनाई है, चलिए ना आप भी खाएगा, बहुत टेस्टी बना है। रूही बेटा, आप जाकर खाओ, हमें ऑफिस जल्दी जाना है। पापा को कुछ जरूरी काम है ऑफिस में, मैं आकर आपके साथ खाऊंगा, इस वक्त मुझे जाना होगा। ये बोल रजत माँ की तरफ इशारा कर रूही को अपने पास बुलाने के लिए बोला। लेकिन रूही जिद पकड़ ली और रूठ कर जाके कुर्सी पर बैठते हुए बोली, मम्मी मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। रूही की ये बात सुनकर पूजा समझ नहीं पाई कि ये अभी अभी तो खुश थी, पर अचानक से इसे क्या हो गया।
इसीलिए वो कुर्सी की तरफ झुकती हुई बोली, रूही आपको क्या हो गया, अभी तो आप इतनी एक्साइटेड थी पिज्जा खाने को लेकर और अब बोल रही है कि आपको भूख नहीं है, पिज्जा अच्छी नहीं बनी है क्या। चूंकि रजत रूही को अच्छी तरीके से जानता था इसीलिए उसे समझते जरा सी भी देरी नहीं लगी कि रूही उससे रूठ गई है, इसीलिए वो खाना नहीं खाने की बात कर रही है। इसीलिए वो डाइनिंग टेबल के पास आते हुए रूही के बगल वाले कुर्सी पर बैठते हुए बोला, अच्छा बाबा मैं अपनी गलती मानता हूँ जो मैंने आपको मना किया, लीजिए मैं खाने के लिए बैठ गया, अब तो आप खाएंगी ना। रजत को बैठे देख रूही मुस्कुरा कर बोली, हाँ पापा अब मैं बहुत खुश हूँ, चलिए पिज्जा खाते हैं। नहीं रूही बेटा, आपको तो पता है ना कि मुझे ये बाहरी चीजें सब पसंद नहीं है, मैं ये आलू का पराठा खाता हूँ ना आप खाए पिज्जा। नहीं पापा आपको ये खाना ही होगा। ये बोल रूही अपने हाथ से पिज्जा का एक टुकड़ा उठाते हुए रजत की तरफ बढ़ा दी जिसे रजत को खाना पड़ा। ये सब पूजा चुपचाप खड़ी देख रही थी तो यमुना ने उसे मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ पूजा बेटा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। दरअसल रूही को जब भी अपना बात मनवाना होता है वो इस तरह ही रजत से रूठ जाती है, फिर उसको इसकी बात माननी ही पड़ती है। अभी यमुना ये बात बोल मुस्कुरा ही रही थी कि तभी रजत खाना खाते हुए बोल पड़ा, माँ कल रात की खीर आपने बहुत टेस्टी बनाई है, बहुत दिनों के बाद आपने इतना अच्छा खीर बनाया था। पर रजत बेटा वो खीर मैंने नहीं बल्कि पूजा ने बनाई थी सबके लिए। यमुना के मुंह से ये बात सुनते ही रजत पूजा की ओर देखने लगा और फिर अपना बैग उठा रूही के सर पर किस करते हुए बोला, प्रिंसेस अब आप खाए, मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। ये बोल रजत गुड बाय बोल वहां से चला गया। पूजा ने जब रजत का वही एटीट्यूड देखा तो मन ही मन गुस्सा करते हुए बोली, ये आदमी भी ना कभी नहीं सुधरने वाले हैं, लगता है मैंने इनका कुछ चुराया हो। अरे जब देखो सड़ा सा मुंह बनाकर मेरे तरफ घूरते रहते हैं, एक तो खाना भी खा ली ऊपर से मेरी जरा तारीफ करने की बजाय घूर कर चले गए। अब जाकर ऊपर से चाय ले आती हूँ वरना वहां रखे रखे चींटी लग जाएगी, फिर मिस्टर रजत तो है ही मुझे सुनाने के लिए, हमेशा हिटलर बने मेरे सामने खड़े रहते हैं। यमुना ने जब खाते खाते पूजा की तरफ नजर दौड़ाया तो उसे बाहर की ओर देखते हुए देख बोल पड़ी, क्या हुआ पूजा, रजत कब का चला गया है, तुम बाहर क्यों देख रही हो, क्या कोई आने वाला है क्या। अरे नहीं माँ जी, मेरा कौन आएगा, वो तो बस मैं कुछ सोच रही थी। आप लोग खाए, मैं अभी कमरे में जाकर आती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। पूजा पर पहले नाश्ता तो कर लो, सुबह से बस काम ही किए जा रही हो, एक दिन में इतना काम करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। आप दोनों खाए ना माँ, मैं अभी काम करके आती हूँ फिर खा लूंगी, और मैं बीमार पड़ने वालों में से नहीं हूँ। गांव में तो मैं इससे भी ज्यादा काम किया करती थी, खाना तो सबके लिए चूल्हे पर बनता था वहाँ। ये बोल पूजा मुस्कुराते हुए रजत के कमरे में चली गई। जब वो वहां पर पहुंची तो कमरा खाली होने की वजह से वो उस कमरे को घूम घूम कर देखने लगी, वहां की एक एक चीज को वो बड़े ही ध्यान से देख रही थी। और ऐसे ही देखते देखते उसे एक तस्वीर दिखाई दी जिसमें रजत और प्रिया एक साथ बड़े ही अच्छे लग रहे थे। वो तस्वीर को देखकर पूजा उसे अपने हाथों से हल्के से साफ करती हुई खुद में बोली, कितनी अच्छी लग रही है इन दोनों की जोड़ी एक साथ, प्रिया जी सच में काफी खूबसूरत दिख रही है इस तस्वीर में, और रजत जी भी काफी हैंडसम लग रहे हैं। वैसे हैंडसम तो वो अभी भी कम नहीं है पर उनका खड़ूसपन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये बोल वो खुद में ही हंसने लगी और फिर बोली, धत तेरी, मैं भी ना यहाँ पर ये सब क्या बकवास किए जा रही हूँ, मैं तो यहाँ पर चाय का कप लेने आई थी, देखूं तो वो मिस्टर खड़ूस चाय पिए या फिर नहीं, लगता तो नहीं था उनके हाव भाव से, पर जैसे ही वो कप देखी, कप खाली टेबल पर रखा हुआ था। ये देख पूजा के चेहरे पर एक अलग सी खुशी आ गई और वो बोली, चलो कम से कम उन्होंने मेरे हाथों से बना चाय तो पी लिया, अब धीरे धीरे वो नॉर्मल बिहेव भी करने लगेंगे। ये बोल पूजा वहां से निकल बाहर आ गई। जब यमुना जी उसे रजत के कमरे से निकलते हुए देखी तो अपने कमरे में जाने के बजाय वो उसके पास जाते हुए पूछी, अरे पूजा बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कुछ नहीं माँ, मैं बस चाय का कप लेने आई थी, पूजा उत्साह भरे स्वर में बोली। पूजा की जवाब को सुन यमुना जी बोली, तो पूजा इसका मतलब कि तुमने सुबह में रजत को भी चाय दी थी, क्या उसने चाय पी। जब माँ आपने मुझे बताया कि उनके गुस्से किन क्या वजह है तो मैंने सोचा एक बार कोशिश करके देखती हूँ, शायद वो मुझसे अच्छे तरीके से बात करने लग जाए। वैसे भी हम एक ही घर में कब तक ऐसे लड़ते झगड़ते रहेंगे, तो मैंने सोचा कम से कम वो मुझसे अच्छे से बात करेंगे तो रूही को हमारे बीच के रिश्ते के बारे में पता तो नहीं चलेगा ना। अभी वो छोटी बच्ची है, फिर उसकी लाइफ में अभी अभी मैं आई हूँ और वो हम दोनों को ऐसे झगड़ते हुए हमेशा देखेगी तो उस पर बुरा असर पड़ेगा ना, और ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ। पूजा की इतनी समझदारी भरी बातों को सुन यमुना जी मुस्कुराते हुए बोली, सच में पूजा, रजत और रूही दोनों ही बहुत किस्मत वाले हैं जो उन्हें तुम जैसी लड़की और रूही को माँ मिली है। जब भगवान ने हमसे प्यार छीन लिए थे तो हमें लगा था कि वो हमारे साथ नाइंसाफी कर दिए है, पर अब जब उन्होंने तुम्हें हमारी जिंदगी में भेज दिए है तब जाकर समझ में आया कि उन्होंने हमसे प्यार को क्यों छीना था।
मुझे पूरा यकीन है बेटा, एक दिन तुम दोनों की ये समझौते वाले रिश्ते हकीकत में जरूर बदल जाएंगे। मुझे बस उस दिन का ही इंतजार है जब रजत तुम्हें अपने मन से और पूरे इज्जत से स्वीकार करेगा अपनी पत्नी के रूप में। प्लीज माँ जी, आप ये सब क्यों सोच रही है? मैं नहीं चाहती हूँ कि आप कोई गलत फहमी पाले अपन मन में, क्योंकि आप जैसा सोच रही है वो सब कभी भी नहीं सच हो सकता है। तू कुछ भी बोल पूजा बेटा, पर मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। वो मेरी बात को हमेशा सुनते हैं और इस बार मैंने उसने बस तुम दोनों के लिए एक दूसरे के प्रति प्यार मांगा है। बहुत जल्द मेरी ये मुराद भी पूरी होगी, देखना तुम। यमुना जी पूजा को अपनी सारी मन की बात बोलकर अपने कमरे में खुशी खुशी चली जाती है। पर पूजा वही अपने हाथ में वो खाली कप लिए यमुना जी के बातों को मन ही मन सोचने लग जाती है। क्या कभी ऐसा होगा? माँ को आखिर हमारे रिश्ते में ऐसा क्या दिखता है जो उन्हें हम दोनों के बीच? नहीं नहीं माँ जी, बस एक सपना देख रही है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। रजत जी पिया जी से बहुत प्यार करते हैं। वो कभी भी मुझे नहीं अपनाएंगे, और इसीलिए मुझे ये सब बातें नहीं सोचनी चाहिए। मुझे सच्चाई में जीना चाहिए, वही मेरे लिए बेहतर है। वरना अगर सपने देखने लग जाऊंगी तो एक ना एक दिन उसे टूटना ही है। तभी उसके कानों में रूही के रोने की आवाज आ पड़ी। उसके रोने की आवाज सुनते ही पूजा घबराते हुए खुद में बोली, ये तो रूही की आवाज है ना। रूही ऐसे रोने क्यों लगी? अभी तो वो नाश्ता कर रही थी ना, मुझे जल्दी देखना होगा। ये बोल पूजा दौड़ते हुए वहां से नीचे की तरफ भागती हुई बोलती गई, क्या हुआ रूही बेटा, आप रो क्यों रही है? लेकिन जब वो वहां पर पहुंची तो रूही को जमीन पर गिरे देख एकदम से परेशान हो गई और झट से जमीन पर बैठकर रूही को अपने गोद में उठाते हुए बोली, क्या हुआ रूही आपको? आप ये फर्श पर गिर कैसे गई? आप तो अभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर पिज्जा खा रही थी ना। पूजा की बात सुन रूही रोते रोते ही बोली, मम्मी वो मैं पिज्जा लेकर अपने कमरे में जा रही थी टीवी देखकर खाने, लेकिन मैं स्लिप कर गई और मैं फर्श पर गिर गई। मम्मी मुझे बहुत दर्द कर रहा है। रूही बेटा आप रो मत, आप तो सुपर गर्ल है ना, और सुपर गर्ल इन छोटे मोटे चोट से नहीं रोया करती है। इसे तो मैं अभी ठीक कर दूंगी, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। रूही के घुटनों पर गिरने की वजह से चोट लग गई थी और इसीलिए उससे खून बह निकले थे। रूही को दर्द तो सच में हो ही रहा था, पर पूजा उसे बातों में उलझाना चाह रही थी कि उसका ध्यान दर्द पर से कम हो सके, इसीलिए उसे ये सब बातें कहे जा रही थी। लेकिन अभी वो फर्श पर ही बैठी थी रूही को गोद में लिए कि तभी रजत जो ऑफिस के लिए निकल गया था, पर शायद किसी अपने काम के फाइल को घर में ही भूल कर निकल गया था, इसी वजह से वो वापस लौटकर घर आ गए। और जैसे ही वो मेन दरवाजे के अंदर पहुंचा, सामने रूही के घुटनों से खून निकलते और उसे रोते देख एकदम से घबरा गया और दौड़ता हुए उसके पास जाकर फर्श पर बैठ पूजा के हाथों से रूही को छीनते हुए उसे अपने गोद में बिठा गुस्से से बोला, तुमने क्या किया रूही के साथ? मेरी बच्ची को ये चोट कैसे लग गई? तुम्हें इस घर में मैंने रूही के लिए रखा, तो फिर मेरी बच्ची को ये चोट? इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? मेरी बच्ची को कितनी गहरी चोट लगा दी। रजत पूजा को एक भी मौका अपनी बात रखने का नहीं दे रहा था। पूजा उन्हें बताना चाह रही थी कि वो फिसल कर गिर गई है, पर वो उसकी बात सुने तब ना। और उस वक्त रूही को उतना रोते देख पूजा अपना बात कहना छोड़ जल्दी से उठकर किचन में चली गई। इधर रजत रूही को संभालते हुए अपने गोद में उठा, जल्दी से उसे अपने कमरे में लेकर चला गया और उसे बेड पर आराम से लिटाते हुए बोला, रूही आप देखो, मैं अभी डॉक्टर अंकल को फोन कर आपके चोट को ठीक करवाता हूँ। डॉक्टर अंकल आपके दर्द की एक दवाई आपको देंगे, आप वो खाएंगी तो आपका दर्द तुरंत गायब हो जाएगा। आप बस एक मिनट रुको। रूही रोए जा रही थी, पर रजत उसे देख बस एक मिनट बेटा ये बोल वो डॉक्टर को कॉल करने ही वाला था कि तभी पूजा जल्दी से दौड़ती हुई कमरे में आए और बिना रजत की तरफ देखे या उसकी इजाजत लिए बेड पर रूही के पैरों के पास बैठ जल्दी से उसे एक कटोरे से लेप निकाल निकाल लगाने लगी। जैसे ही रजत ने उसे वो लेप रूही के घाव पर लगाते हुए देखा, वो और भी ज्यादा उस पर भड़क गया और उसके बाह पकड़ बेड पर से उठा खड़ा करते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में मेरे परमिशन के बगैर आने का? एक तो मेरी बच्ची को तुमने इस तरह से जख्मी कर दिया है, ऊपर से उस पर ये क्या आलतू फालतू का लेप लगे जा रही हो। चलो निकलो यहाँ से, मेरा दिमाग इस वक्त बहुत खराब है, इसे और खराब मत करो। रजत की खड़ी खोटी सुनकर पूजा को भी बहुत गुस्सा आ गया और वो इस बार रजत को सुना बैठी और बोली, अगर रूही आपकी बेटी है तो वो मेरी भी बेटी है, समझे? और आप ये मुझे बार बार क्या बताते रहते हैं कि आप मुझे इस घर में उसकी देखभाल के लिए लेकर आए हैं? मैं उसकी माँ हूँ ना कि कोई आया, समझे आप? और हाँ, रही बात उसके चोट की, तो वो फर्श पर अपने कमरे में जाते वक्त स्लिप कर गई, तो मैं उसके चोट पर ये हल्दी का लेप लगा रही हूँ जिससे उसके जख्म जल्दी ठीक हो जाएंगे और उनके दर्द में भी आराम मिलेगा। छोड़िए मेरा हाथ, मुझे आप मेरी बच्ची से दूर नहीं कर सकते हैं। ये बोल वो अपना हाथ रजत के हाथ से झटकते हुए छुड़ाते हुए रूही के पास जाकर उसे प्यार से संभालते हुए बोली, रूही बेटा अब देखना, मैंने आपको ये लेप लगा दिया है ना, इसके लगाने से आपका दर्द छू मंत्र हो जाएगा।
और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तो अब नो रोना नो धोना, चलिए जल्दी से अपने चेहरे पर से ये मायूसी हटाइए कर एक प्यारी सी स्माइल कर दीजिए। पूजा के कहने पर रूही रोते रोते ही बोली, मम्मी मुझे दर्द कर रहा है, कब ये खत्म होगा, प्लीज जल्दी ठीक कर दीजिए ना। ये सुन पूजा उसे झट से अपने सीने से लगा लेती है और उसे इधर उधर की बातों में उलझने की कोशिश करने लगती है। रजत ये सब खड़ा बस देखता रह जाता है और फिर वो बिना कुछ बोले धीरे से बेड के दूसरी तरफ जाकर बैठ जाता है और रूही से प्यार से बोलता है, रूही बेटा आइए अपने पापा के पास। पापा आपको मोबाइल में गेम खेलना पसंद है ना, और आपको गेम खेलने में अच्छा लगता है ना, तो आज रूही के पापा रूही को अपना मोबाइल देंगे गेम खेलने। ये बोल वो अपने पेंट के जेब से मोबाइल निकाल रूही के सामने रख दिए। मोबाइल देखते ही रूही अपने दर्द को जरा सा भूल गई और मुस्कुराते हुए बोली, सच में पापा मैं इसमें गेम खेल सकती हूँ, आप गुस्सा नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, मेरी प्रिंसेस इसमें गेम खेल सकती है। आइए मैं आपको नया गेम खेलना सिखाता हूँ। रूही भी धीरे से पूजा के पास से रजत की गोद में चली गई और वो गेम खेलने में इस तरह उलझ गई कि वो अपने चोट को भूल ही गई, इसीलिए उसे दर्द का भी एहसास नहीं हो रहा था। ये देखकर पूजा और रजत दोनों का मन खुश था, उन्हें इस बात का सुकून था कि कम से कम रूही अब अपने दर्द को भूल तो गई है। रजत रूही के साथ बच्चा बन गेम खेल रहा था, लेकिन पूजा बगल में बैठी बस चुपचाप दोनों को देख रही थी। जब उसे लगा कि शायद इस वक्त रूही को रजत के साथ ही रहना चाहिए, तो वो वहां से उठकर कमरे के बाहर चली गई। उसे बाहर जाते हुए रजत ने देख ली और उसके जाने के बाद मन ही मन बोला, शायद मैंने उसे कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मुझे उसके साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। इस सब में उसकी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी मुझे उसे सॉरी बोल देना चाहिए। अभी रजत ये मन में सोच ही रहा था कि तभी रूही मोबाइल पर से ध्यान हटाकर बोली, पापा आपने मम्मी को इतना क्यों डांटा? आपको पता है वो मेरी चोट देख कितना घबरा गई थी। वो तो मेरी ही गलती की वजह से मैं गिर गई थी, इसमें मम्मी की कोई भी गलती नहीं थी। आप ही बोलते हो ना कि अगर कोई बिना किसी गलती के किसी दूसरे को डांटता है तो उसे उससे सॉरी बोल देनी चाहिए, इससे फिर से सब ठीक हो जाता है। तो आपको भी अभी जाकर मम्मी से सॉरी बोलना चाहिए पापा। रूही की बात सुनकर रजत उसके सवालों का जवाब देते हुए बोला, आप बिल्कुल ठीक बोल रही है प्रिंसेस, मैंने आपकी मम्मा को बहुत कुछ बोल दिया है, मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। आप फिक्र मत करो, मैं आपकी मम्मा से माफी मांग लूंगा। ओके अब आपका दर्द कैसा है, कुछ कम हुआ? हाँ पापा मम्मी ने लेप लगा दिया है ना, अब दर्द भी खत्म हो जाएगा। और मम्मी बोली है कि मैं सुपर गर्ल हूँ ना, तो सुपर गर्ल को ये छोटी मोटी चोट तो लगती ही रहती है। रूही की बात सुनकर रजत मुस्कुरा दिया और बोला, बिल्कुल ठीक कहा आपकी मम्मा ने आपसे, आप सुपर गर्ल हो, लेकिन इस सुपर गर्ल को भी रेस्ट करना पड़ता है। तो चलिए जल्दी से अब आप लेट जाइए और कुछ देर सो जाइए, फिर जब आप उठेगी तो आपका घाव ठीक हो जाएगा। इस पर रूही लेटकर अपनी आंखें बंद करते हुए बोलती है, ठीक है पापा। ये बोल वो सो जाती है। रजत उसे आराम से चादर उड़ा कमरे की लाइट बंद कर खड़े होते हुए मन ही सोचता है, मुझे एक बार जाकर उससे बात कर लेनी चाहिए, शायद उसे मेरे बातों का काफी बुरा लगा होगा और सॉरी भी बोल दूंगा। ये सोचता हुआ वो कमरे से निकल दरवाजे को हल्के से सटा दिया। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम कल अगले